इस जवान और हैंडसम वेटर में कुछ ऐसा जादू था कि चाहे कोई मासूम सी कम उम्र की लड़की हो या फिर कोई खूबसूरत और अमीर सिंगल महिला, हर कोई इसके हैंडसम लुक की तरफ खिंचा चलाता था। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए औरतें उसे किसी न किसी बहाने से अपने कमरे में बुला ही लेती थी। मजबूरी में कार्ल को सामान लेकर उनके कमरे में जाना पड़ता, पर कमरे में आने के बाद वो महिला मेहमान उससे अजीब सी मांग कर बैठती। वो उससे अपने कपड़े उतारने में मदद मांगती। कार्ल को हिचकिचाता देख उस अमीर महिला ने तुरंत अपना एक बहुत महंगा ब्रोच निकाला और उसके हाथ में रख दिया। लालच में आकर और कस्टमर ही भगवान है वाली बात सोचकर कार्ल ने पूरी लगन से अपना काम पूरा किया, लेकिन उसे खुद याद नहीं कि वो कितनी बार ऐसी सर्विस दे चुका है। कार्ल बचपन से ही बहुत हैंडसम था और एक अमीर परिवार में पला बढ़ा था। उसके पिता एक वाइन एस्टेट चलाते थे और उनका पूरा ध्यान शैंपेन के बिजनेस पर था। वही उसकी माँ आराम की जिंदगी जीती थी और कार्ल के गॉडफादर के साथ उसका चक्कर था। जब कार्ल 10 साल का था तब उसके पिता ने दूसरों की बातों में आकर गलत जगह पैसे लगा दिए और उन्हें भारी नुकसान हुआ। जल्द ही वे दिवालिया हो गए। उसी रात पिता ने उसे अपने कमरे में बुलाया और उसे जिंदगी की आखिरी सीख दी। उस वक्त कार्ल को समझ नहीं आया कि उसके पिता ये सब क्यों कह रहे हैं, लेकिन अगले दिन जब उसने अपने पिता की लाश उनके डेस्क के सामने देखी तो उसे सब समझ आ गया। उस दिन के बाद कार्ल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। गुजारा करने के लिए उसकी माँ और गॉडफादर ने एक छोटा सा मोटेल खोल लिया और उसे भी वहाँ भारी भरकम काम करना पड़ता। जब वो उस छोटी सी रसोई में काम करता तो उसने खुद से कसम खाई कि वो एक दिन यहाँ से जरूर भागेगा। वह तेजी से बीता और कार्ल एक हैंडसम नौजवान बन गया। जब उसे पता चला कि उसके गॉडफादर पेरिस के एक बड़े होटल के मालिक को जानते हैं तो उसने तुरंत उनसे एक सिफारिशी चिट्ठी लिखवाई ताकि वो बाहर की दुनिया में जाकर अपनी किस्मत बदल सके। उसने अपनी मीठी बातों से गॉडफादर को मना लिया और उनसे कुछ पैसे भी ले लिए। कार्ल अकेला ही बड़े शहर में अपनी किस्मत आजमाने आ गया। उसे पता था कि काम से पहले आपका लुक अच्छा होना चाहिए, इसलिए उसने अपने सारे पैसों से एक बढ़िया सा सूट सिलवा लिया। उसके हैंडसम लुक की वजह से एक लड़की की नजर उस पर पड़ गई और उस लड़की के बोल्ड और खूबसूरत अंदाज ने कार्ल को भी अपनी तरफ खींच लिया। वो तुरंत भागकर उसके पास गया और अपनी जेबें खाली करके दिखाया कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक सीटी बजाई और एक बग्घी बुला ली। बिना कुछ कहे उसने कार्ल को अंदर खींच लिया। मेरा नाम कार्ल है और मेरा नाम सारा है। इस तरह कार्ल अपनी जिंदगी के प्यार सारा से मिला। जल्द ही वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। प्यार के इस नशे में कार्ल थोड़े समय के लिए अपना करियर बनाने का सपना भूल गया और सारा के साथ खो गया। लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई। उस वक्त हर जवान लड़के को सेना में भर्ती होना जरूरी था। इससे बचने के लिए कार्ल ने मेडिकल टेस्ट में बीमार पड़ने का नाटक करने की सोची, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर उसे समझ आ गया कि ये कोई काम नहीं आने वाला। फिर चालाक कार्ल ने अपनी तरकीब बदल दी और अचानक से पागलपन का नाटक करने लगा। इस तरह कार्ल सेना में जाने से बच गया और फिर से सारा के साथ रहने लगा। लेकिन बिना पैसों के चाहे प्यार कितना भी सच्चा हो, जिंदगी गुजारना नामुमकिन था। दोनों के पास कमाई का कोई पक्का जरिया नहीं था। हमेशा साथ रहना काफी नहीं था। इसलिए सारा ने कार्ल को कुछ समय के लिए दूर जाने और उस होटल में एक पक्की नौकरी ढूंढने को कहा जिसके बारे में उसके गॉडफादर ने बताया था। सारा की नम आंखों को देखकर कार्ल ने फैसला किया कि वो कुछ बड़ा करेगा ताकि सारा को एक अच्छी जिंदगी दे सके। वो सीधा पेरिस उसी बड़े होटल में गया जिसके बारे में गॉडफादर ने कहा था। उस शानदार लॉबी और वहाँ के अमीर लोगों को देखकर कार्ल को पूरा भरोसा था कि उसे यहाँ कुछ बड़ा करने का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे कोई अच्छी पोजीशन नहीं मिली, बल्कि उसे सबसे छोटे लेवल का वेटर बना दिया गया और एक बहुत ही बदबूदार छोटे से कमरे में बाकी लोगों के साथ रहने को कहा गया। और वहाँ के सुपरवाइजर ने भी उसका फायदा उठाया। मैं तुम्हें तुम्हारी कमाई का 10% दूंगा और अगर तुम पैसे कमा लेते हो तो मैं तुम्हें उसका आधा दूंगा। नया होने की वजह से कार्ल को ये सब समझ नहीं आया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए अगले दिन उसने मैनेजर से सुपरवाइजर की शिकायत कर दी। पर उसे क्या पता था कि वो दोनों मिले हुए हैं। उल्टा उन्होंने ही कार्ल को धमकी दे दी। ऊपर से देखने में लगा कि कार्ल डर गया है, लेकिन वहां से निकलते ही वो सीधा जनरल मैनेजर के पास शिकायत करने पहुंच गया। लेकिन नतीजा वही निकला। जब कार्ल को समझ आ गया कि इस दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है, तो उसने अपनी इज्जत साइड में रखी और चुपचाप लिफ्ट सर्विस का काम करने लगा। लेकिन जल्द ही उसके हैंडसम लुक की वजह से होटल की एक अमीर मेहमान मिसेस स्मिथ की नजर उस पर पड़ गई। पैसों की खातिर उसने पहली बार अपना आत्मसम्मान ताक पर रख दिया। उसी रात मीटिंग में उसने मिसेस स्मिथ से मिले गहने सुपरवाइजर को दे दिए, लेकिन वो लालची सुपरवाइजर उसे परेशान करने लगा। उसने कार्ल से कहा कि वो खुद जाकर गहने गिरवी रखे और चाहे वो कितने में भी बिके, उसे हर हाल में सारे पैसे जमा कराने होंगे। जब कार्ल वो गहने लेकर दुकान पर पहुंचा तो उस लालची दुकानदार ने कहा कि वो इसके बहुत कम पैसे देगा। ये कीमत कार्ल को मंजूर नहीं थी। उसने तुरंत गहने उठाए और वहां से जाने लगा, लेकिन तभी दुकानदार ने उसे रोका। कार्ल पीछे मुड़ा और उसने कुछ ऐसा कहा जिससे दुकानदार डर गया। दुकानदार को लगा कि ये खूबसूरत नौजवान भविष्य में उसका कोई बड़ा ग्राहक बन सकता है, इसलिए आखिरकार उसने उसे अच्छी रकम दे दी। होटल लौटकर कार्ल ने पैसे निकाले और सुपरवाइजर को दे दिए। इतने पैसे देखकर वो खुशी से फूल नहीं समाया, लेकिन उस लालची सुपरवाइजर ने कार्ल को बताया कि मिसेस स्मिथ ने उसे फिर से अपने कमरे में सर्विस देने के लिए बुलाया है। हालांकि कार्ल ने कहा कि उसकी शिफ्ट खत्म हो गई है, लेकिन सुपरवाइजर ने उसे जबरदस्ती वहां भेज दिया। भले ही कार्ल अब बहुत थक चुका था, लेकिन उसे फिर से हालातों के आगे झुकना पड़ा। आगे के दिनों में कार्ल मिसेस स्मिथ का खास आदमी बन गया था। चालाक कार्ल पूरी कोशिश करता कि वो मिसेस स्मिथ की हर अजीब इच्छा पूरी करे और इसके बदले उसे बहुत पैसे भी मिलते। इसके अलावा कार्ल की अच्छी सर्विस की वजह से उसे पहचान मिली। मिसेस स्मिथ के पहचान वालों की मदद से उसे जल्द ही बार के वेटर के तौर पर प्रमोट कर दिया गया। अपने हैंडसम लुक और तेज दिमाग से वो जल्द ही इस काम में भी माहिर हो गया। लेकिन एक दिन
उसे वहाँ एक जाना पहचाना चेहरा दिखा सारा, लेकिन एक बार वेटर होने के नाते उसे हर समय अपनी हरकतों पर ध्यान देना होता था, इसलिए उसने अपने जज्बातों को दबाया और फिलहाल सारा को एक महत्वपूर्ण मेहमान की तरह ट्रीट करने लगा। क्रूल के शराब डालने जाने के दौरान बहुत समय बाद मिली साशा अपने अंदर के प्यार को रोक नहीं पा रही थी। वो खुद उसके पास गई, लेकिन क्रूल ने बस थोड़ी सी ही दिलचस्पी दिखाई। वो इसके चलते अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता था। जब उसे पता चला कि साशा इस बार उसके भरोसे आई है और वो पहले से ही कंगाल हो चुकी है, तो क्रूल ने तुरंत अपने दिमाग में एक धोखे का प्लान बना लिया। साशा भी क्रूल का इशारा तुरंत समझ गई। साशा जैसी लड़की के लिए जो पहले एक एस्कॉर्ट रह चुकी थी, किसी भी आदमी को अपने जाल में फंसाना बाएं हाथ का खेल था। इसलिए साशा जानबूझकर मार्क्विस के पास से गुजरी और ऐसा दिखावा किया जैसे गलती से उसका दस्ताना गिर गया हो। बस उंगलियों के एक हल्के से स्पर्श से ही मार्क्विस साशा की खूबसूरती का दीवाना हो गया। इस तरह मार्क्विस बहुत जल्दी उनके जाल में फंस गया। कुछ समय एक साथ बिताने के बाद मार्क्विस का दिल पूरी तरह से साशा पर आ गया। वहीं दूसरी तरफ क्रूल की जिंदगी बहुत ही भागदौड़ भरी हो गई थी। उसे दिन में काम करना पड़ता था और रात में मैडम ओप और साशा के बीच वक्त बिताना पड़ता था। साथ ही मैडम ओप से मिलने वाले महंगे तोहफों को गिरवी की दुकान पर बेचकर पैसे भी लाने पड़ते थे। इसमें से कुछ हिस्सा वो मैनेजर को देता था, बाकी पैसों से वो अपना और साशा का खर्चा चलाता था। जब भी वे दोनों होटल में मिलते थे तो आंखों ही आंखों में बात करने के अलावा उन्हें अजनबियों की तरह नाटक करना पड़ता था। लेकिन क्रूल ने ये नहीं सोचा था कि इस दौरान साशा सच में मार्क्विस से प्यार करने लगेगी, क्योंकि मार्क्विस के साथ रहने पर उसे हमेशा एक सुकून और अपनेपन का एहसास होता था। उसने एक बार क्रूल से कहा था कि वे यहाँ से चले जाएं और एक छोटी सी दुकान खोल ले ताकि उनका गुजारा हो सके। भले ही वे बहुत अमीर न हो, लेकिन कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। लेकिन क्रूल, जिसे बड़े लोगों के बीच धोखेबाजी की आदत पड़ चुकी थी, उसकी लालच 7वें आसमान पर थी। वो इतनी साधारण जिंदगी से कैसे संतुष्ट हो सकता था? और साशा को भी साफ साफ समझ आ गया था कि उसका और क्रूल का कोई भविष्य नहीं है। आखिरकार साशा ने फैसला कर लिया कि वो मार्क्विस से शादी करेगी। इस पर क्रूल ने साशा से वादा किया कि वह उसकी इस शादी को सफल बनाने में पूरी मदद करेगा और उसे एक अच्छा घर दिलाएगा। लेकिन क्रूल ने ये नहीं सोचा था कि कुछ ही समय बाद उसकी कमाई का मुख्य जरिया मैडम ओप अमेरिका शिफ्ट होने के कारण होटल से चली जाएगी। हालांकि मैडम ओप के दिल में क्रूल के लिए प्यार था, लेकिन अब ये सब बीती बातें हो चुकी थी। हालांकि क्रूल से भी ज्यादा निराश वहाँ का मैनेजर था, क्योंकि इतने बड़े ग्राहक के जाने से उसे बहुत भारी नुकसान होने वाला था। लेकिन उस चालाक मैनेजर ने तुरंत ही एक नया शिकार ढूंढ लिया। वो एक अमीर परिवार की लड़की थी। मैनेजर ने पहले ही भांप लिया था कि ये जवान लड़की हैंडसम क्रूल को मन ही मन पसंद करती है। उसने लड़की को बार बार ये हिंट दिया कि अगर वो पैसे खर्च करे तो उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। लड़की भी सब समझ गई। उसी रात उसने खास तौर पर क्रूल को रूम सर्विस के लिए अपने कमरे में बुलाया और उसे एक सोने की घड़ी दी। वो चाहती थी कि क्रूल उसके साथ वक्त बिताए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पैसों के लालची क्रूल ने इस बार उसे साफ मना कर दिया। लेकिन क्रूल जैसे ही कमरे से बाहर निकला, मैनेजर ने उसे धमकी दी, पर यह सब कुछ उस लड़की ने देख लिया। लड़की को आखिरकार समझ आ गया कि पैसे से सर्विस मिलने वाली बात बस मैनेजर का क्रूल को ब्लैकमेल करने का एक तरीका था। इसलिए अगले ही दिन लड़की ने क्रूल का बदला लेने की ठानी। उसने जनरल मैनेजर से शिकायत की कि उस मैनेजर ने उसके साथ बदतमीजी की है। बस इसी एक बात पर मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया गया। हालांकि इस घटना ने क्रूल को भी एक सबक सिखा दिया। इस समाज में कोई इंसाफ नहीं है। जिसकी चलती है उसी को दूसरों को कुचलने का हक मिल जाता है, और वो खुद अभी भी समाज के सबसे निचले स्तर पर अपनी जिंदगी से लड़ रहा था। अगर उसे इस सब से बाहर निकलना था तो उसे किसी भी तरह बड़ा आदमी बनना ही होगा। जब क्रूल परेशान था, तभी उसे ऊपर वाले की तरफ से एक सुनहरा मौका मिला। साशा के लिए मार्क्विस का प्यार अब उस हद तक पहुंच गया था जहां से पीछे हटना नामुमकिन था। लेकिन उसके पिता न सिर्फ इस शादी के खिलाफ थे, बल्कि उसे दुनिया घूमने के लिए भी मजबूर कर रहे थे ताकि वो कुछ सीखे। ऐसा न करने पर वो उसे बेदखल कर देते। वहीं दूसरी तरफ साशा ने भी मार्क्विस को आखिरी बार अपना फैसला चुनने का मौका दिया। साशा ने रात 10 बजे उसे एक रेस्तरां में मिलने बुलाया ताकि वो उसका जवाब सुन सके। इस वजह से मार्क्विस बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया। वो न तो अपनी प्यार करने वाली साशा को खोना चाहता था और न ही अपनी दौलत को दाव पर लगाना चाहता था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन साशा ने वहां से जाते ही ये बात क्रूल को बता दी। क्रूल को समझ आ गया कि ये बहुत ही शानदार मौका है। उसने साशा को वहां जाने से मना कर दिया और तय किया कि वो खुद अपने और साशा के भविष्य के लिए एक बड़ा दाव खेलेगा। जैसा कि कहा जाता है कि आपकी पहचान आपके टैलेंट से पहले नजर आनी चाहिए, इसलिए उसने अपने लिए एक बहुत ही महंगा सूट खरीदा और उसी रेस्तरां में पहुंच गया जहां साशा ने मिलने का वक्त तय किया था। वहां वेटर को टिप देकर उसने अपने लिए एक बढ़िया टेबल बुक कर ली और जैसा कि सोचा था, मार्क्विस भी ठीक समय पर रेस्तरां पहुंच गया। क्रूल ने उसे आवाज दी। मार्क्विस चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक होटल का वेटर इतनी महंगी जगह पर कैसे आ सकता है। लेकिन क्रूल ने बहुत ही शांति से उसे बताया कि वो अक्सर यहाँ आता रहता है क्योंकि वो दोहरी जिंदगी जी रहा है। उसकी बातों से मार्क्विस के मन में बहुत दिलचस्पी पैदा हो गई। अपना शिकार जाल में फंसता देख क्रूल ने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने बताया कि वो दिन में होटल में काम करता है ताकि अमीर लोगों की बातों से काम की जानकारी निकाल सके और रात को यहाँ आकर उस जानकारी का सौदा करता है। यहाँ किसी को इससे मतलब नहीं कि आप कौन है, उन्हें सिर्फ आपकी जानकारी की अहमियत से मतलब है। क्रूल लगातार मार्क्विस का ब्रेन वॉश करता रहा कि इंसान को हमेशा पुराने नियमों पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि अपनी मर्जी का मालिक होना चाहिए और अगर कोई चाहे तो वो कुछ भी बन सकता है। उसकी बातें सुनकर मार्क्विस को लगा जैसे उसे कोई रास्ता मिल गया हो। उसके दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया जिससे दोनों का फायदा था। अगर वो अपनी पहचान किसी और से बदल ले और वो इंसान उसकी जगह दुनिया घूमने चला जाए तो वो खुद साशा के साथ कहीं दूर जा सकता है। फिर पिता की मौत के बाद वापस आकर वो सारी दौलत अपने नाम कर लेगा और साशा से शादी कर लेगा। इस शानदार प्लान से मार्क्विस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि इस काम के लिए क्रूल से बेहतर और कोई नहीं हो सकता, इसलिए उसने उसे इस बात के लिए मना लिया कि क्रूल उसकी इस योजना को पूरा करे। इस तरह क्रूल ने अपनी बातों के जादू से अपनी जिंदगी और हैसियत में एक बहुत बड़ी छलांग लगा ली। कुछ दिनों बाद प्लान पर काम शुरू हो गया। मार्क्विस ने अपने सारे कागजात
यहाँ तक कि खानदान की सबसे अहम अंगूठी भी दे दी ताकि क्रूल आगे चलकर उसकी पहचान के साथ जी सके। दोनों के बीच सब कुछ तय होने के बाद जब मार्क्विस साशा को लेकर जाने लगा तो क्रूल ने उन्हें दिल से अपनी शुभकामनाएं दी। हालांकि तभी साशा पीछे हट गई, अपने सामने उस आदमी को देखकर जिससे वो हमेशा बेइंतहा प्यार करती थी। उसका दिल टूट गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साशा की इस हरकत को देखकर मार्क्विस को भी शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। खुद से प्यार करने वाले दो आदमियों के बीच फंसकर आखिरकार साशा ने एक मुश्किल फैसला लिया और मार्क्विस के साथ जाने का मन बना लिया। हालांकि मार्क्विस जानता था कि ये सब एक धोखा है, फिर भी उसने उन्हें माफ करने का फैसला किया। उन दोनों को दूर जाते देख क्रूल को लगा जैसे उसके अंदर सब कुछ खत्म हो गया है। भले ही उसने जिंदगी में जो चाहा वो पा लिया, लेकिन उसने अपने प्यार को खो दिया था। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी वो एक बच्चे की तरह रोने लगा। कुछ हफ्तों बाद क्रूल समंदर पार जाने वाले जहाज पर चढ़ गया। उसने मार्क्विस की पहचान के साथ पूरी दुनिया घूमने का सफर शुरू किया। उस विशाल समंदर को देखते हुए उसे लगा जैसे वो अपने पिता को देख रहा है। उसने अपने पिता को निराश नहीं किया था। उसे समझ आ गया था कि उसकी कहानी अभी तो बस शुरू हुई है। अब वो अपनी एक नई पहचान और जिंदगी बनाएगा। फॉलो कर लो वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।